नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में व्यवस्थ हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो यह है। और चलिए सबसे पहले बिना देर किए एक नजर डाल लेते हैं उन खबरों पर जिन पर अब अपने आने वाले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षकों के सम्मान की। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आज आयोजन हुआ और इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। किन किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया, ये सब कुछ बताएंगे आपको हम इस खबर में। इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। 2 दिवस के दौरान उनका शुरू हुआ वो कार्यक्रम, उसमें क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें इस खबर के अंतर्गत आपको हम बताएंगे। फिर हम बात करेंगे अपनी अगली खबर की, जो है उपचुनाव से जुड़ी हुई। उपचुनाव का रण फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, किस किस ने आज नामांकन दाखिल किया, और जो भी अपडेट्स वो इस खबर के अंतर्गत। उसके बाद हम बात करेंगे अगली खबर की, और वो खबर आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस चल रहे हैं, उससे जुड़ी हुई एक अपडेट आज आई है। सुकमा में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, उस पर आपको अपडेट देंगे और यह भी बताएंगे कि इस साल यानी साल 2024 में अब तक कितने नक्सलियों पर कहां-कहां बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। यह खबर होगी। इसके बाद हम बात करेंगे अगली खबर की। वो खबर है कि अब सब होगा सुगम। सुगम ऐप लॉन्च हुई है छत्तीसगढ़ में। क्या इसके फायदे हैं, क्या इसमें खास है, क्या विशेष है, ये सब कुछ होगा इस खबर में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपना आज का खबरों का काफिला। तो राजधानी के आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी के स्वर्ण जयंती हॉल में शुक्रवार को आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में प्रदेश के 14 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन्हें सम्मानित किया। इन शिक्षकों में 8 प्राथमिक, माध्यमिक और 6 उच्चतर माध्यमिक श्रेणी के शिक्षक शामिल हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में निःशुल्क गणवेश योजना के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 54 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में करीब 324 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की गई। आपको बता दें कि पहले यह कार्यक्रम शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को आयोजित होने वाला था, लेकिन किन्हीं वजहों से इसे स्थगित कर दिया गया। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे। सम्मान से विभूषित सभी शिक्षकों को समारोह में सम्मान राशि के रूप में 25,000 रुपए, शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। पिछले साल के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता शिक्षकों को भी विशेष सम्मान राशि 11,000 रुपए दी गई। और चलिए अब आपको बताते हैं कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा में हर आने वाली चुनौती में अपनी एक अहम योगदान देने की परंपरा रही है। जब भी मौका मिला चुनौतियों में हमारे विश्वविद्यालयों ने अहम भूमिका निभाई। भगवान राम के समय भी राजा दशरथ ने पराक्रम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन गुरु विश्वामित्र ने सामर्थ्य पहचाना। भगवान राम और लक्ष्मण का जीवन गुरु के कारण बदला। भगवान कृष्ण के कंस को मारने के घटनाक्रम के बाद सांदीपनी आश्रम भगवान पहुंचे। गुरु आश्रम में 64 कलाओं की शिक्षा ली। यही गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश की संस्कृति है। उन्होंने ये भी कहा कि चाणक्य और चंद्रगुप्त से लेकर राजा विक्रमादित्य तक गुरु शिष्य परंपरा ने योगदान दिया। काल के प्रभाव में आक्रमण हुए तो हमारे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय नष्ट कर दिए गए। हमारी शिक्षा नीति 2020 जब मोदी जी लाए तो उसमें वो विषय लाए जो हमारी परंपराओं को बढ़ाते हैं। भारत के विश्वगुरु बनने के सपने का मार्ग गुरु ही है, जिनके कारण से भारत जाना जाता था। आज वो फिर से आईने की तरह साफ हो रही है।
हमारे देवता एक हाथ में शास्त्र रखते हैं तो दूसरे में शस्त्र, यानी हमारा मार्ग शांति का मार्ग है। हमारे अपने देश की अतीत की परंपरा और खास करके जिसकी जड़ों में जो सर्वाधिक रूप से परिलक्षित होता है दुनिया के अंदर, वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा ही है, जिसके कारण से हर काल, हर युग में, हर समय हमारी दी गई शिक्षा व्यवस्था और गुरुकुल ने हर आने वाली चुनौतियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हम भगवान राम का काल देखें, भगवान राम के काल में समर्थ दशरथ, जिनकी अपनी उस समय की कीर्ति पताका, उनका शासन का करने का तरीका, उनकी उदारता, वीरता, धीरता, गंभीरता, किस बात की कमी है? लेकिन जो कमी थी उसमें गुरु ने फिर भी देख लिया। तो गुरु और शिष्य के बीच में एक मिलन होता विश्वामित्र के माध्यम से, जब वो राम और लक्ष्मण को लेके जंगल जाते हैं और होने वाली घटनाओं से परिचित कराते हैं कि ये हड्डियों के ढेर किस कारण से। लेकिन उसके बाद अगर यही लाइन अगर लंबी देखे, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का कंस को मारने के बाद का घटनाक्रम देखें तो वही घटना ध्यान में आती है कि कृष्ण सांदीपनी आश्रम आते हैं और आने के बाद जिस प्रकार से 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद और शस्त्र और शास्त्र के बीच तालमेल कैसा होना चाहिए, शिक्षा ऐसी के युद्ध के घनघोर घटाघोप वातावरण में भी उनके मुखारविंद से निकली गई सारे ग्रंथों का निचोड़ जो पवित्र गीता करके दुनिया के सामने आती है, यह संस्कृति भारतीय संस्कृति है और इस पे हमको गर्व है। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 दोबारा जब लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के अंदर कौन सा विषय होना चाहिए, जो गौरवशाली अतीत पे गर्व कर सके वो विषय होना चाहिए। इसलिए उसको काल के प्रवाह में पता नहीं क्या क्या कहते थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के उत्कृष्ट प्रसंगों को लेकर के केवल उनको कर्मकांड की माइथोलॉजी में डाल देना, ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे लिए तो ये भारत का विश्व गुरु बनने का जो सपना है, कोई धनी बनना चाहता है, कोई ताकत वाला बनना चाहता है, लेकिन भारत ने अपना मार्ग कौन सा खोजा है? भारत ने मार्ग खोजा है गुरु। गुरु अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली भावना, जिसको वेद वाक्य में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो उदात्त भाव है, उस उदात्त भाव के आधार पर दुनिया के अंदर हम अज्ञानता को मिटाना चाहते हैं, दुनिया के अंदर अच्छाई को स्थापित करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर मानवता को स्थापित करना चाहते हैं। और ये आती कहाँ से? ये आती शिक्षा से, ये गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्स्थापित करती है। और चलिए अब आपको ये बताना जरूरी है कि इस कार्यक्रम के दौरान किन किन शिक्षकों को किस बात के लिए पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के पुरस्कृत 2 शिक्षकों को इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। सबसे पहले उन्हीं का जिक्र कर लेते हैं। राज्य स्तरीय सम्मान से विभूषित सभी शिक्षकों को समारोह में सम्मान राशि के रूप में 25,000 रुपए, शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता शिक्षकों को इसके साथ में विशेष सम्मान राशि के रूप में 11,000 रुपए दिए गए। शॉल और श्रीफल और प्रशस्ति पत्र से उन्हें भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में एक बड़ी बात यह रही कि समारोह के दौरान निःशुल्क गणवेश योजना के अंतर्गत प्रदेश के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 54 लाख विद्यार्थियों के खातों में करीब 324 करोड़ रुपए की राशि एक सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की गई। इसके अलावा जो और कुछ विद्यार्थी सम्मानित किए गए उनमें शामिल हैं राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड में प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दीपक वर्मा, उनका भी विशेष रूप से सम्मान हुआ। उद्योतगढ़ के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं। इसके अलावा इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर 5वें स्थान पर रहने वाली बालाघाट जिले की छात्रा शिरोमणि दहीकर और 31वां स्थान पाने वाले भोपाल जिले के कक्षा 7वीं के विद्यार्थी आरुष नाग को भी 15-15 हजार रुपए की विशेष सम्मान निधि प्रदान की गई। इन सब के साथ उनके गुरुओं को, यानी जो उनके गाइड शिक्षक हैं, उनका भी सम्मान इस कार्यक्रम में किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त जो शिक्षक हैं उनका सम्मान हुआ। कौन कौन वो शिक्षक हैं, अब उनका हम यहां पर
जिक्र कर लेते हैं, उनके नाम आपको बताते हैं। तो सारिका घारू, माफ कीजिए सारिका घारू, जो कि माध्यमिक शिक्षक हैं शासकीय हाई स्कूल सांडिया होशंगाबाद में। इसके अलावा रतलाम की सीमा अग्निहोत्री, जो कि शिक्षक हैं सीएम राइज स्कूल विनोबा हायर सेकेंडरी में। इन दोनों ही माफ कीजिए शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। और इसी कड़ी में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की अब बात कर लेते हैं, जहां के शिक्षकों को सम्मानित किया गया इस कार्यक्रम में। एक एक नाम आपको बताते जाते हैं। शीला पटेल, जो कि प्राथमिक शिक्षक हैं प्राथमिक शाला देवरान टपरिया दमोह में। इसके अलावा वैभव तिवारी, जो कि प्राथमिक शिक्षक हैं प्राइमरी स्कूल ताजपुर शाहजहांपुर में। इसके बाद नाम आता है मुरार के माध्यमिक शाला बाडौरी के माध्यमिक शिक्षक ब्रजेश कुमार शुक्ला का। साथ ही राकेश कुमार मालवीय, जो कि छिंदवाड़ा के कौआ खेड़ा में प्राथमिक शिक्षक हैं प्राथमिक शाला कौआ खेड़ा के। राजीव कुमार शर्मा, जो प्राथमिक शिक्षक हैं माध्यमिक शाला समरसिंगा के गुना के, इन्हें भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा सुरेश कुमार दांगी, जो कि राजगढ़ के प्राथमिक शिक्षक हैं माध्यमिक शाला बांगूपुरा में पदस्थ हैं। इसके बाद नीता ठाकुर, जो कि प्राथमिक शिक्षक हैं खंडवा में प्राथमिक शाला झूमर खाली में वो पदस्थ हैं। इसी कड़ी में अगला नाम है संजय कुमार रजक का, जो कि प्राथमिक शिक्षक हैं प्राथमिक शाला भीरा खंडवा में। ये सभी शिक्षक जो कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनका सम्मान किया गया। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के बाद अब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के टीचर्स की बात कर लेते हैं। इनमें नाम है इंदौर के जगदीश सोलंकी का, जो कि हायर सेकेंडरी शिक्षक गुरुकुलम महू में पदस्थ हैं और यहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फिर नाम आता है अमिता शर्मा का, जो कि हायर सेकेंडरी शिक्षक हैं छिंदवाड़ा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। कीर्ति सक्सेना, जो कि हायर सेकेंडरी टीचर हैं शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 मंदसौर में। राजेंद्र जसूजा आप व्याख्याता हैं शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में। ज्योति तिवारी हायर सेकेंडरी शिक्षक हैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सराफा उज्जैन में। और अंजना द्विवेदी हायर सेकेंडरी शिक्षिका हैं शासकीय एमएलबी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल में। तो ये सभी शिक्षक, एक एक नाम हमने आपको इसलिए बताया ताकि आप भी रूबरू हो सकें उन चेहरों से, उन नामों से, उन लोगों से जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे हैं शिक्षा के प्रति। सरकारी स्कूलों में भले पढ़ाते हैं वो, लेकिन उनके पढ़ाने की ललक इतनी ज्यादा है कि वो अपने छात्रों के, अपने विद्यार्थियों के भविष्य के लिए नवाचार कर रहे हैं, नित नए प्रयोग कर रहे हैं। और इन्हीं नवाचारों, इन्हीं प्रयोगों को आज सम्मानित किया गया राजधानी भोपाल में। चलिए अगली खबर का जिक्र करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर आज रायपुर पहुंची। रायपुर एयरपोर्ट से वे एम्स के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंची। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के हाथों 10 छात्रों की उन्हें गोल्ड मेडल दिया गया। इसके अलावा 514 छात्रों को डिग्री भी दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम बहुत जिम्मेदारी से भरा हुआ होता है। आपको अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह से ज्ञान है और आप उसे निभाएंगे। राष्ट्रपति शुक्रवार को रायपुर एम्स के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि एम्स जैसे संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। यहां से शिक्षा प्राप्त करके आपकी प्रतिभा और व्याप्त होगी। जब आप लोगों ने ये क्षेत्र चुना होगा तो दया, करुणा जैसे कई भाव रहे होंगे। हमें हमेशा उन जीवन मूल्यों को याद रखना है। उन्होंने कहा कि जिस भी डॉक्टर का नाम एम्स से जुड़ा होता है उस डॉक्टर के प्रति मरीजों में सम्मान बढ़ जाता है। हमेशा काम करने का उत्साह बनाए रखिए। कुछ नया सीखने की भावना मन में हमेशा होनी चाहिए। मुझे ये जानकर हर्ष होती है कि एम्स रायपुर भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ष 2012 में स्थापित इस संस्थान ने अपनी कुछ वर्षों की यात्रा में ही बहुत प्रतिष्ठा अर्जित की है। इसके लिए इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों को मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि चिकित्सा एवं लोक कल्याण के लिए एम्स रायपुर द्वारा कई कार्य किया जा रहा है। यह संस्थान राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ
कुपोषण का उन्मूलन करने के लिए कार्य कर रहा है। यहाँ के सिकल सेल क्लिनिक में मरीजों को इलाज प्रदान किया जाता है। सिकल सेल मरीजों की पहचान के लिए जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें आधुनिकतम टेक्नोलॉजीज हमारे जीवन को बहुत तेज गति से प्रभावित कर रही है। सुदूर क्षेत्र के लोग के कल्याण के लिए इन आधुनिकतम टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जा सकता है। और चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। उपचुनाव का रण बड़ा भीषण है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर 3 सीटों पर चुनाव होना है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से आज बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता रैली की शक्ल में एकात्म परिसर से निकले। नामांकन रैली एकात्म परिसर से होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंची। इस रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और बृजमोहन अग्रवाल भी शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की थाप पर बीजेपी कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। नामांकन रैली में सीएम साय समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। चुनाव के लिए सोनी जी नामांकन दाखिल किए हैं। हमारे प्रदेश के सम्मान्य अध्यक्ष, हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, विधायकगण और हमारे संगठन के वरिष्ठों के सबकी उपस्थिति में नामांकन दाखिल किए। तो वहीं मध्य प्रदेश की सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव की नामांकन रैली और कार्यकर्ता सम्मेलन में आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत का एहसास कराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की जीत में बुधनी का अहम रोल हमेशा रहा है और मुझे विश्वास है कि यह सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि याद रखिए, यहां से रमाकांत भार्गव अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। हम सब रमाकांत भार्गव हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बुधनी क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस कितने भी प्रयास कर ले, कितना भी झूठ बोले, लेकिन हमें भरोसा है कि आपको भाजपा पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव का परिणाम देखकर तो प्रधानमंत्री भी अचंभित थे। हर मशीन से कमल ही खिला और इसमें आपने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार ने यहां जो विकास किया वो अपने परिवार के लिए किया, क्योंकि हमने सरकार नहीं चलाई, परिवार चलाया। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता मेरा परिवार है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि हम जीते हैं तो बुधनी के लिए और मरना भी पड़ा तो बुधनी के लिए ही मरेंगे। फिर से यहीं पैदा होंगे और सेवा करेंगे। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश को कांग्रेस सरकार ने बीमारू राज्य बना दिया था, उसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित मध्य प्रदेश बना दिया। और आज मुझे कहने में गर्व होता है कि विकसित मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का काम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक एक बूथ जीतना है और कांग्रेस की जमानत जब्त करानी है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी इस अवसर पर हमारे रमाकांत भार्गव जी के लिए फॉर्म भरवाने के लिए हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ अपार उत्साह उमंग के साथ आज जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, यही बता रहा अपने आप में कि यहाँ भाजपा की प्रचंड बहुमत के साथ जीतने की लहर चल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। कोई घर ऐसा बाकी नहीं रहोगा जो आज अपने इस कार्यक्रम में नॉमिनेशन फॉर्म की रैली में शामिल नहीं हुआ है। और बुधनी वो स्थान है जहाँ से हम 90 के बाद से यशस्वी हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान के साथ यहाँ जीत का परचम हमेशा लहराते आए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश की पहचान अगर देश में बनी है तो हमारे अपने बुधनी विधानसभा के कारण से बनी है। और बुधनी के कार्यकर्ताओं का भरोसा भाजपा के प्रति परिवार की तरह है। मेरी अपनी ओर से रमाकांत जी के प्रति शुभकामना भी है और हम उम्मीद कर रहे हैं लोकतंत्र के इस महायज्ञ में फिर प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। और चलिए इसी से जुड़ी हुई एक और खबर आपको वो भी बताते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के बीच जुबानी जंग सुर्खियों में है। दिग्विजय सिंह ने जहां कार्तिकेय को अपने पिता शिवराज से सीखने की सलाह दी है, वहीं कार्तिकेय ने कहा कि दिग्विजय सिंह मेरी बात सुनते हैं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
मध्य प्रदेश के बुधनी में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। ये सीट शिवराज सिंह चौहान के सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुई है। यहां से बीजेपी ने शिवराज के करीबी रमाकांत भार्गव को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय के करीबी राजकुमार पटेल मैदान में है। रमाकांत भार्गव के कैंपेन के दौरान ही कार्तिकेय ने एक भाषण दिया जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। कार्तिकेय ने कहा कि अगर कांग्रेस आएगी तो विकास की एक भी ईंट नहीं लग पाएगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बुधनी अगर हम हार जाते हैं तो किस मुंह से विकास की बात कहेंगे। कार्तिकेय के इसी वीडियो पर दिग्विजय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। दिग्विजय ने कहा था कि कार्तिकेय को इस तरह के भाषण देने से पहले अपने पिता से सीख लेना चाहिए। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर भारत निर्माण में सहयोग करते हैं। 10 साल तक मैं भी मुख्यमंत्री रहा, लेकिन मैंने इस प्रकार की भाषा का कभी उपयोग नहीं किया। आपके पिता गवाह हैं। दिग्गी ने आगे लिखा कि पंचायत राज कानून में निर्माण काम करने की जिम्मेदारी सरपंच की होती है, ना कि विधायक की। कार्तिकेय अभी ना तो विधायक है और ना ही सरपंच। पत्रकारों ने जब इसको लेकर कार्तिकेय से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के महासचिव रहे और काफी सीनियर नेता हैं। वो मेरा भाषण सुनते हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं विकास की बात करता हूं जो कांग्रेस के लोग नहीं करते। 19-20 होता है तो आप समझिए किसका नुकसान होगा। अपने पैरों हम क्यों कुल्हाड़ी मारे भाई? अपनी पोलिंग में गड़बड़ी कर हम क्यों अपनी इज्जत खराब करें? कि हमको नहीं जाना हमारे मुख्यमंत्री जी के पास काम कराने के लिए? कि हमको नहीं जाना अपना आदरणीय कृषि मंत्री जी के साथ काम कराने के लिए? बताइए गद्दी सरपंच जी, कैसे कराएंगे आप काम? जवाब दीजिए मुझे। अगर 19-20 हुआ, किस मुंह से जाएंगे हम हमारे नेताओं के पास काम कराने के लिए? कौन सी सड़क लेके जाओगे? अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है, लेकिन गलती से भी आ जाता है यहां पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली, ये समझ लेना आप सब। और अब वो बड़ी खबर जो कि आज दिन भर चलती रही और उस पर अपडेट भी लगातार आते जा रहे हैं। फिलहाल आपको यही बता दें कि सुकमा जिले में जवानों और नक्सलियों के बीच जंगलों में जोरदार मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र के कंगाल तोंग इलाके में रुक रुक कर होने की खबरें लगातार आती रही। इस मुठभेड़ की पुष्टि सुकमा एसपी किरण चौहान ने की। बताया जा रहा है कि सुबह से ही रुक रुक कर गोलीबारी हो रही थी। पुलिस के मुताबिक कंगाल तोंग के जंगलों में माओवादियों की सूचना पर डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम को सर्चिंग अभियान के लिए इलाके में रवाना किया गया था। जैसे ही जवान माओवादियों की उपस्थिति वाले इलाके में पहुंचे, उन्होंने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि इस साल यानी साल 2024 में अब तक नक्सलियों पर कौन कौन से और कब कब बड़े ऑपरेशंस हुए हैं। अब नक्सली नहीं बचेंगे। जनवरी से अप्रैल तक छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ में 42 नक्सली मारे गए। 2 अप्रैल बीजापुर के करचौली में 13 नक्सली मारे गए। 5 अप्रैल दंतेवाड़ा में 1 नक्सली ढेर। 15 अप्रैल कांकेर में 29 नक्सली मारे गए। 29 अप्रैल नारायणपुर में 10 नक्सली हुए थे ढेर। 10 मई बीजापुर में 12 नक्सली ढेर। 23 मई अबूझमार के रेकावाया में 8 नक्सली मारे गए। 8 जून अबूझमार के आमदई एरिया में 6 नक्सली मारे गए। 10 मई बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर। 15 जून अबूझमार में 8 नक्सली ढेर। 17 जुलाई छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। 18 जुलाई दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में महिला नक्सली ढेर। 20 जुलाई सुकमा के जगरगुंडा इलाके में मुठभेड़ में 1 नक्सली ढेर। 29 अगस्त नारायणपुर कांकेर बॉर्डर मुठभेड़ में 3 महिला नक्सली ढेर। 3 सितंबर दंतेवाड़ा बीजेपुर बॉर्डर पर 9 नक्सली ढेर। 5 सितंबर छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर। 13 से 14 सितंबर सुकमा जिले में 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर। ये एसीएम कैडर का नक्सली था। 24 सितंबर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर महिला समेत 3 नक्सली ढेर। दोनों पर कुल 41 लाख का इनाम था। 4 अक्टूबर दंतेवाड़ा में 31 नक्सली मारे गए थे।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।